में कर क्या रहे थे हम? सर कैन यू रिकॉल? पावर फ्लो स्टडीज कर रहे थे, और वो न्यूटन राफसन मेथड, गॉस सीडल मेथड, ये सारा देख रहे थे। गॉस सेडल मेथड की हमने बात की थी, फिर न्यूटन राफसन की बात की थी, और आपको याद होगा कि हमने, मेरे ख्याल में न्यूटन राफसन का स्लाइड्स मेरे पास बनी हुई हैं, और इस पे हमने एक लेक्चर भी दिया था ऑलरेडी, लेकिन इसको हम दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद एग्जांपल करके इसको न्यूटन राफसन मेथड को हम कंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो गॉस सेडल मेथड के मुकाबले में न्यूटन राफसन मेथड इज सुपीरियर, लेस प्रोन टू डाइवर्जेंस, मोर एफिशिएंट फॉर लार्ज पावर सिस्टम्स। तो इसमें हमने देखा था लास्ट टाइम कि इसकी किसी नोड में जो करंट दाखिल हो रही है, किसी बस में जो करंट दाखिल हो रही है, उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। फॉर इंस्टेंस आई बस में अगर कोई करंट जा रही हो तो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। गॉस सेडल मेथड में इफ यू रिमेंबर, उसमें हमने क्या किया था, इस आई को फिर इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू लिखा था, लेकिन यहाँ पे वोल्टेजेस को एज वोल्टेज और वी आई को एज वी आई ही रखा था कम्प्लेक्स नंबर के तौर पे। वाई आई जे वाज ए कम्प्लेक्स नंबर, वी आई जे वाज ए कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लेकिन न्यूटन रॉप्सन मेथड की बात करें तो फिर बेसिकली ये वोल्टेजेस और बस एडमिटेंस मैट्रिसेस हैं, उनको उनके मैग्नीट्यूड और फेज के फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस एडमिटेंस जो है वाई आई जे है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड और इसका एक एंगल थीटा आई जे। ठीक है, बस 1 और बस 2 के दरमियान या बस 2 और बस 3 के दरमियान y23 जो होगा, ठीक है, एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, जिस जो y23 बेसिकली किसके बराबर है, माइनस स्मॉल y23 के बराबर है, और स्मॉल y23 किसके बराबर है, 1 ओवर z y23 के बराबर है। ये चीजें ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो स्मॉल yi2 कैपिटल yi2 विच इज इक्वल टू माइनस स्मॉल yi2, ठीक है, एक कम्प्लेक्स नंबर इज दियर। तो उस कम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं उसके मैग्नीट्यूड और उसके फेज एंगल से, विच इज थीटा थीटा आई जे, बस आई और जे के दरमियान वाई आई जे इज बिटवीन बस आई एंड जे। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड हो गया और उसका थीटा वाई थीटा आई जे हो गया। तो ये एक कांस्टेंट होगा बेसिकली। ठीक है, वी जे इज द वोल्टेज ऑफ बस जे एंड इट विल हैव सम एंगल एज वेल, थीटा जे, डेल्टा जे। ठीक है, तो इसको भी मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में लिखेंगे, इसको भी मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में लिखेंगे। एंड इफ यू रिमेंबर कि अगर मैग्नीट्यूड और फेज के फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर्स लिखे हों, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और फेज एंगल्स आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है, फिर आपको याद होगा, तो ये तो करंट्स हैं, लेकिन हमारे पास करंट्स मौजूद पता नहीं होती हैं। what we know is we know the real power and reactive power. For example, अगर हमारे पास एक लोड बस है तो लोड बस के बारे में we know that it supplies active power P and reactive power Q, for instance. इसी तरीके से अगर हमें वोल्टेज रेगुलेटेड बस है तो उसके बारे में हमें पता है कि हाउ मच रियल पावर इज सप्लाइड टू द बस बाय द जनरेटर कनेक्टेड विद द बस। और रिएक्टिव पावर के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन उस बस की जो वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड हमें पता होता है, लेकिन उसका फेज एंगल भी पता नहीं होता है। बेसिकली इन पावर फ्लो स्टडीज वी आर करंट के बजाय इन इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, और हमें पता है कि करंट जो है वो किसके बराबर है, करंट इज इक्वल टू पावर का S। अगर S की इक्वेशन आपको याद हो, S इज इक्वल टू वी आई आई स्टार के बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे हमने, और S किसके बराबर होता है, S इज इक्वल टू पी आई प्लस जे क्यू आई इज इक्वल टू वी आई इंटू आई आई स्टार। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे आई आई है तो सो उस इक्वेशन को अगर हम दोनों साइड पे स्टार कर दें तो हमारे पास बेसिकली आई आई रह जाएगा और वी आई स्टार हो जाएगा, और इस साइड पे फिर पी आई माइनस जे क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आई को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ पी आई माइनस जे क्यू आई डिवाइड बाई वी आई स्टार। ठीक है, तो हर बस के लिए इस तरह की मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ।
ठीक है, मसलन लोड बस है उसके लिए ये एक इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन इसको भी यहाँ पे भी अगर ये जो वी आई स्टार जो है, ऑफ कोर्स इट विल बी इन द डिनोमिनेटर ऑन द राइट हैंड साइड। इसकी जगह में जब मैं ये आई को जब मैं इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स लिखूंगा तो बेसिकली यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा पी आई माइनस जे क्यू आई डिवाइड बाई वी आई स्टार। वी आई स्टार को दूसरी साइड पे लिखू भेज दूंगा, राइट साइड पे भेज दूंगा, और वी आई स्टार का भी कम्प्लेक्स इसको भी वी आई स्टार को भी इन टर्म्स ऑफ फेज और इसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूंगा। तो बेसिकली ये इक्वेशन बन जाएगी। वी आई इज जनरली, वी आई किसके बराबर है? वी आई इज वी आई का मैग्नीट्यूड एंगल डेल्टा आई, लेकिन वी आई का स्टार है। स्टार का मतलब क्या है? वी आई का मैग्नीट्यूड जब भी स्टार हो तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके फेज एंगल का साइन चेंज करते हैं बेसिकली। ठीक है, सो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ पी आई माइनस जे क्यू आई। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसमें से ये जो फैक्टर है इसको मैं अंदर ले जाता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाला एंगल, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से ये वाला एंगल को भी मैं सारे एंगल्स को एक जगह पे कंबाइन करता हूं, तो व्हाट आई गेट इज दिस इक्वेशन। ठीक है, और उसका फिर एक रियल पार्ट होगा। ऑफ कोर्स ये जो राइट हैंड साइड है इसका एक रियल पार्ट होगा, और राइट हैंड साइड का एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो रियल पार्ट किसके बराबर होगा? रियल पार्ट विल बी पी आई के बराबर होगा। रिएक्टिव पावर और इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर होगा? माइनस क्यू आई के बराबर होगा। और रियल पार्ट अगर कोई भी फेजर कम्प्लेक्स नंबर है, उसका फेज एंगल भी मुझे पता है और उस कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड भी पता है, तो रियल पार्ट विल बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस मल्टीप्लाइड बाय थीटा। और जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय ओके, सो मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा के बराबर होगा। सो यहाँ पे इसको भी फिर मैं लिख सकता हूँ, इसका रियल पार्ट इस साइड पे जो रियल पार्ट है ये सारा फैक्टर आ जाएगा, जो मैग्नीट्यूड ये वाला पोर्शन उसका मैग्नीट्यूड है, और उसके बाद ये फेज एंगल बनता है। ऑफ कोर्स J1 से लेकर N तक इसको एक्सपेंड करके लिखूं, ठीक है, तो फिर उसको थोड़ा सा आप एक्सपेंड करके लिख के जरा देख लें। तो ये एक कम्पैक्ट फॉर्म नोटेशन में हमने लिखा है। सो रियल पार्ट जो है एंगल जो है उसका cos थीटा लेंगे तो वो रियल पार्ट आ जाएगा, और इस एंगल का इसको भी मैं अंदर इन एंगल्स के साथ में इकट्ठा करके लिखता हूँ, कंबाइन करता हूँ। ठीक है, और इसका साइन थीटा लिखेंगे तो वो फिर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। लेकिन इमेजिनरी पार्ट राइट साइड पे किसके बराबर होगा? इसको मैं लिख सकता हूँ पी आई प्लस जे माइनस क्यू आई। ठीक है, सो राइट हैंड साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट होगा माइनस क्यू आई के बराबर होगा, माइनस फिर इस साइड पे लाऊंगा तो ये मेरे पास बेसिकली दो इक्वेशंस बन जाएंगी, पी आई एंड क्यू आई। ठीक है, और उसके बाद आपको याद होगा न्यूटन रॉप्सन मेथड में बेसिकली यहाँ पे डेल्टा पी टू केथ इटरेशन में बेसिकली P2 P3 बस 1 जो है दैट इज स्लैक बस। तो बस 2 की जो पावर है P2 और बस 3 की पावर P3, बस N की पावर Pn। ठीक है, और बस 2 की पावर Q2 डैश 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 डैश, बस N की पावर N, रिएक्टिव पावर N। और इस साइड पे फिर ये एक मैट्रिक्स है, इसको जैकोबियन मैट्रिक्स का नाम दिया था। इसमें पावर P2 है, which is this power of course। ठीक है, which is this equation। इसमें P2 है फॉर एग्जांपल, तो इसके फिर हमने डेरिवेटिव्स लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, जितने भी डेल्टाज हैं उन सब के रिस्पेक्ट से इसके डेरिवेटिव्स लेने हैं, यानी पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे। फिर इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे विद रिस्पेक्ट टू सारे जो नोड की वोल्टेजेस हैं उनके रिस्पेक्ट से इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे। सिमिलरली जो रिएक्टिव पावर है उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। बेसिकली हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स, इफ यू रिमेंबर, नोड की जो बसेस की वोल्टेजेस है दोज आर वेरिएबल्स, और बसेस की वोल्टेजेस के जो फेज एंगल्स हैं दोज आर वेरिएबल्स। तो P और Q के पार्शियल डेरिवेटिव्स हम लेते हैं हमेशा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स हमारे पास वोल्टेजेस हैं, बस वोल्टेजेस, और उनके फेज एंगल्स हैं। तो बेसिकली यही काम हमने किया है। जो फर्स्ट रो है वो है बस 2 की
रियल पावर है उसका डेरिवेटिव हमने लिया है विद रिस्पेक्ट टू ऑल द बसेस के जो फेज एंगल्स हैं उसके रिस्पेक्ट से और ऑल द बसेस के वोल्टेजेस के रिस्पेक्ट से। ठीक है, उसी तरीके से ये जो है Q2 जो है, Q2 भी ऑफ कोर्स बस 2 के जो फेज बस 2 का जो रिएक्टिव पावर है उसके डेरिवेटिव्स हम लेते हैं सारे बसेस के फेज एंगल से और सारे बसेस के वोल्टेजेस से। लेकिन सारे बसेस की जब भी हम बात करेंगे तो बेसिकली उन बसेस के वोल्टेजेस के मैग्नीट्यूड के का डेरिवेटिव लेंगे उन बसेस के वोल्टेज के लिहाज से जिनके लिए मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं है। फॉर एग्जांपल जनरेटर बस है उसके लिए उसका मैग्नीट्यूड पता है, तो इसका मतलब है कि जनरेटर बस के मैग्नीट्यूड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के लिहाज से फिर P और Q का डेरिवेटिव नहीं लेंगे क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। इसी तरीके से जो हमारे पास है स्लैक बस है उसके लिए फेज वोल्टेज भी हमें पता है और उसके लिए हमें डेल्टा भी पता है, तो ऑफ कोर्स तो यहाँ पे उनके लिहाज से हम डेरिवेटिव्स नहीं लेंगे। ठीक है, बाकी जो अननोन्स हैं बेसिकली बस जो अननोन वोल्टेजेस हैं जो हम एस्टिमेट करना चाहते हैं और अननोन फेज एंगल्स हैं जो हम एस्टिमेट करना चाहते हैं उसके लिहाज से उनके लिहाज से हम पावर्स हैं, एक्टिव पावर्स हैं और रिएक्टिव पावर्स हैं, उनके हम डेरिवेटिव्स लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे और यहाँ से फिर हम ये डेल्टाज जो हैं जो स्मॉल वेरिएशन जो है फेज एंगल्स में वो हम एस्टिमेट करेंगे। स्मॉल वेरिएशंस इन द टर्मिनल इन द बस वोल्टेजेस है वो हम एस्टिमेट करेंगे। कैसे करेंगे? ये मैट्रिक्स हमें पता है, डेरिवेटिव्स अगर हमें पता हो तो केथ इटरेशन पे जो वैल्यू है प्रीवियस केथ इटरेशन पे जो वैल्यूज हमने फाइंड की थी वो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सारी जो मैट्रिक्स है ये बेसिकली कांस्टेंट वैल्यूज होंगी। उसके डेरिवेटिव्स हम उसका फिर इन्वर्स ले लें, दूसरी साइड पे ले जाए और इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो बेसिकली ये वाला वेक्टर जो है ये मुझे पता चल जाएगा। जब ये वेक्टर मुझे पता चल गया तो डेल्टाज जो हैं उनको मैं अपडेट करूंगा, ऐड करूंगा। केथ इटरेशन पे जो डेल्टा की वैल्यूज आई हैं उनके साथ ये वैल्यूज ऐड करूंगा और केथ इटरेशन पे वोल्टेजेस की जो वैल्यूज आई हैं बसेस की उनके साथ ये डेल्टा जो स्मॉल वेरिएशन चेंज जो है उसको मैं ऐड करूंगा और फिर अगली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव्स हैं। डायगोनल एलिमेंट जो मैट्रिक्स है इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ठीक है उसके डेरिवेटिव्स हैं बेसिकली ये डेरिवेटिव्स हैं। इसी तरीके से ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है उसके डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो वोल्टेजेस हैं ये वाले इसके डायगोनल एलिमेंट के डेरिवेटिव्स हमारे पास ये आएंगे। इस इक्वेशन में बेसिकली इस राइट हैंड साइड इक्वेशन में जब ये डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये डेरिवेटिव्स की इक्वेशंस हमारे पास नोन है। ये जो इक्वेशंस आई हैं इसका डेरिवेटिव्स उसने लिया है, लिखने के बाद डेरिवेटिव की इक्वेशन उसने बेसिकली लिखी है। तो आपने इस तरीके से डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली क्या करना है ये डिफरेंट वैल्यूज हैं राइट हैंड साइड पे, मसलन आइथ जो केथ इटरेशन पे है उस पे वी जे के की अगर वैल्यू हमें पता है, उस पे डेल्टा जे के की वैल्यू अगर हमें पता है ठीक है, तो वो वैल्यूज जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा फॉर इंस्टेंस तो हमारे पास ये डेरिवेटिव केथ इटरेशन पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी वो आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जो Q है Q की वैल्यूज भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स के लिए अलग फार्मूला है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। ठीक है, इसको बेसिकली इस जैकोबियन मैट्रिक्स से उसको पार्टीशन किया है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू डेल्टाज, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है P के विद रिस्पेक्ट टू V's, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है Q's के विद रिस्पेक्ट टू डेल्टाज, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है Q's के विद रिस्पेक्ट टू V's। तो बेसिकली उसने पार्टीशन की है मैट्रिक्स की और हर पार्टीशन के लिए हर पार्टीशन के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके लिए उसने एक इक्वेशन लिखी है। मसलन P की जो P जो मैट्रिक्स है उसके लिए डायगोनल एलिमेंट्स के लिए ये इक्वेशन है डेरिवेटिव्स की,
और इसके डायगोनल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उसके लिए हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए ये इक्वेशन है। ठीक है, सिमिलरली Q के लिए डायगोनल और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा डेरिवेटिव ले लें तो उसके लिए डायगोनल और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के लिए भी हमें इक्वेशन पता है, और Q के जो डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू V का मैग्नीट्यूड डायगोनल और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के लिए भी वो हमें डेरिवेटिव्स हमें पता है। तो सिंपली आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज हैं प्रीवियस इटरेशन पे जो वैल्यूज हैं उनको जब इसमें प्लग इन करेंगे, राइट हैंड साइड पे ये सारी प्रीवियस इटरेशन से ये सारी वैल्यूज हमें पता हैं, वो प्लग इन करेंगे तो बेसिकली ये डेरिवेटिव्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम में अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आए तो यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज दीज डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो सो दीज डेरिवेटिव्स दे विल बी प्रोवाइडेड, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से इन डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल करके आपने जैकोबियन मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, तो सब उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, प्रीवियस व्हाट इज दिस डेल्टा P2K, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखें तो P स्केजुअल आयत बस के लिए P स्केजुअल हमें पता है, आयत बस के लिए Q स्केजुअल हमें पता है। तो आयत बस के लिए जो एस्टिमेट किया है PIK और QIK, वो कहाँ से एस्टिमेट किया है, इनकी इक्वेशंस हमें पता है। ठीक है, तो kth इटरेशन पे आपकी जो एस्टिमेट्स हैं उनको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास एस्टिमेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो उनकी मदद से आप ये पावर रेजिडुअल्स आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो और उसके बाद जब इस इक्वेशन का इन्वर्स लेंगे, यहाँ पे ये वाला वेक्टर भी हमें पता होगा, ये मैट्रिक्स भी पता होगी, तो ये वाला जो वेक्टर है ये हम निकाल सकते हैं। वंस वी गेट दैट वेक्टर ऑफ कोर्स, उसके बाद फिर उसमें हम ऐड करेंगे प्रीवियस जो हमारे पास केथ इटरेशन पे जो आंसर आया था, एस्टिमेट आया था, उसके साथ ये डेल्टा यहाँ से जो एस्टिमेट करेंगे उसको ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो नेक्स्ट बेस्ट वैल्यू, नेक्स्ट एस्टिमेट जो है क्लोजर टू द एक्चुअल वैल्यू, वो हमें मिल जाएगा वोल्टेज का और डेल्टा का। तो यहाँ पे एल्गोरिदम बेसिकली दिया है, तो एल्गोरिदम को देखने के बजाय, एल्गोरिदम को लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। let us look at a very simple example जिसको हमने ऑलरेडी गॉस सेडल मेथड की मदद से इसको हमने सॉल्व किया है। ऑफ कोर्स इसमें फिर आपने इटरेशंस को कब आपने स्टॉप करना है, जब प्रीवियस वैल्यू पावर की और स्केजुअल्ड वैल्यू जो है, स्केजुअल्ड वैल्यू क्या है वो ऑलरेडी हमें किसी ने बता दिया है कि लोड बस से फॉर एग्जांपल ये इतनी पावर सप्लाई कर रहा है। ठीक है, और एस्टिमेट कौन सी होगी, इसमें डेल्टा के बेसिकली एक्चुअल वैल्यू जो डिलीवर कर रहा है और एस्टिमेट, उन दोनों का डिफरेंस है। जब ये वैल्यू एक खास स्मॉल नंबर से जब कम हो जाए तो वहीं पे हम स्टॉप करते हैं, आगे उसको प्रोसीड नहीं करते हैं। सो लेट अस लुक एट अ सिंपल एग्जांपल। ये एग्जांपल ऑलरेडी हम कर चुके हैं बाय कौन सा मेथड था हमारे पास, गॉस सेडल मेथड। तो एक सिंपल सा सिस्टम है हमारे पास, तीन बसेस है, एक स्लैक बस है जिसके लिए वोल्टेज भी हमें पता है, जिसके लिए हमें दूसरी चीज जो है उसका फेज एंगल भी पता है। फिर हमारे पास एक लोड बस है जिसके लिए रियल पावर हमें पता है, ये लोड रियल पावर, दिस मच रियल पावर इज डिलीवर्ड, दिस मच रिएक्टिव पावर इज डिलीवर्ड। ये हमारे पास जनरेटर है, इसकी रियल पावर हमें पता है, रिएक्टिव पावर हमें पता नहीं ये कितनी डिलीवर कर रहा है। और ये हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, उनकी एम्पिडेंसेस, ट्रांसमिशन लाइन बिटवीन बस 1 एंड 2, उसकी Z12 का नाम दे दें, ये हमारे पास Z13 है, ये हमारे पास Z32 है। इनकी मदद से, इनकी रेसिप्रोकल की मदद से हम Y12, Y13 और Y32 हम निकाल सकते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जनरेटर बस है, इसकी पावर तो हमें पता है, रियल पावर, इसका मैग्नीट्यूड, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी पता होता है, लेकिन किस फेज एंगल पे ये पावर को डिलीवर कर रहा होगा ये हमें पता नहीं है। इसकी रिएक्टिव पावर कितनी डिलीवर कर रहा है ये भी हमें पता नहीं है। ये जो हमारे पास बस है, लोड बस है, इसकी वोल्टेज भी पता नहीं है और इसका फेज एंगल भी पता नहीं। तो दो वेरिएबल्स बेसिकली हमारे पास यहाँ पे हैं, फेज एंगल एंड वोल्टेज। और यहाँ पे यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, इट इज द फेज एंगल ऑफ बस 3। ठीक है, और इसके लिए Q भी हमें पता नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जब हम एक मतलब पावर फ्लो को हम सॉल्व करेंगे,
ठीक है, तो हमारे पास ये वोल्टेज भी मिल जाएगी, इसका फेज एंगल भी मिल जाएगा, इसका फेज एंगल भी मिल जाएगा, इसकी रिएक्टिव पावर भी मिल जाएगी। फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मच पावर लॉसेस विल बी देयर इन आवर सिस्टम। ठीक है, रिएक्टिव पावर लॉस कितना होगा इस ट्रांसमिशन लाइन में, एक्टिव पावर लॉस कितना होगा, रिएक्टिव पावर लॉस इस ट्रांसमिशन लाइन में कितना होगा, एक्टिव पावर कितना होगा, कितनी पावर ये जो स्विंग जनरेटर जो है, ये वाला जनरेटर जो है, ठीक है, स्लैक बस के साथ जो लगा हुआ है, ठीक है, हाउ मच पावर इट विल सप्लाई, रियल पावर कितनी सप्लाई करेगा तो, और रिएक्टिव पावर कितनी सप्लाई करेगा, और हाउ मच रियल पावर इस लोड को सप्लाई करने के लिए कितनी रियल पावर का फ्लो थ्रू दिस बस होगा, कितनी रियल का पावर का फ्लो थ्रू दिस बस होगा, रिएक्टिव पावर का फ्लो कहाँ इस बस के थ्रू कितना होगा, इस बस के थ्रू कितना होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल। इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वाई बस निकालेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस भी किया है, ऑफ कोर्स वाई बस हमारे पास आ गई। ठीक है, और उसके बाद वाई बस को उसके इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड और फेज एंगल के लिखेंगे, और उसके बाद ये वाली जो इक्वेशन है शुरू में हमने बात की थी, वो इक्वेशन बेसिकली ये दो बस सिस्टम, टू बसेस है, एक स्लैक बस है, इसमें दो इक्वेशंस, इसकी रियल पावर के लिए एक इक्वेशन आ जाएगी, इसकी रिएक्टिव पावर के लिए एक इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि रियल पावर इसके लिए नोन है, इसके लिए रिएक्टिव पावर नोन है। ठीक है, तो इसके लिए एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, दो इक्वेशन यहां आ जाएगी, यहां से इस बस के लिए एक इक्वेशन होगी, क्योंकि वो रियल पावर हमें क्या पता है, इसके लिए रियल पावर हमें पता है। ठीक है, उसके लिए एक इक्वेशन आ जाएगी, तो तीन इक्वेशंस होंगी बेसिकली, और कितने अननोन्स हैं, तीन अननोन्स हैं बेसिकली। इस बस की दोनों वोल्टेजेस हैं, और इस बस की वोल्टेज है, इस बस की वोल्टेजेस और उसका मैग्नीट्यूड, और इस बस का वोल्टेज का फेज एंगल है, और इस बस का मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल। सो P2 रियल पावर फ्रॉम बस टू, प्रीवियस जो इक्वेशन है उसमें उसको जरा अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो इन टर्म्स ऑफ फेज एंगल मैग्नीट्यूड, P2 इज इक्वल टू V2 इंटू V1, V2 का मैग्नीट्यूड, V1 का मैग्नीट्यूड, Y21 cos θ21 कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, ये θ21 बेसिकली बस 2 और बस 1 के दरमियान ये जो एडमिटेंस मैट्रिक्स से जो थीटा आता वो है। ठीक है, ये जो डेल्टा की बात करते हैं तो ये कौन सा डेल्टा है, दिस इज द फेज एंगल ऑफ द बस वोल्टेजेस। तो ये तो ऑफ कोर्स दीज आर अननोन्स, और ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू में हम गेस लगाएंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये एक्चुअल वैल्यू की तरफ क्या होंगे, कन्वर्ज होंगे। इसी तरीके से वोल्टेज V2 है, ये भी अननोन है। V3 इज ऑफ कोर्स नोन टू अस, इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, लेकिन हमें फेज एंगल इसका पता नहीं है। डेल्टा 3 इज नॉट नोन टू अस। सो P2 इन टर्म्स ऑफ नोन वैल्यूज, इन टर्म्स ऑफ अननोन वैल्यूज, हमारे पास ये इक्वेशन है। P3 जो है बस 3 की जो पावर है, रियल पावर, उसके लिए ये इक्वेशन है, और बस 2 की जो रिएक्टिव पावर है उसके लिए ये इक्वेशन। अब ये भी हमें पता नोन्स हैं, राइट साइड पे हमारे पास क्या चीजें हैं, नोन्स हैं, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या चीजें हैं, नोन्स और अननोन्स, उनका फंक्शन है। इसमें नोन वैल्यूज कौन सी, अननोन कौन से हैं, इसमें यहां से भी हम देखते हैं कि बस 2 की वोल्टेज और फेज एंगल V2 एंड डेल्टा 2 इज अननोन, और ये इस बस का डेल्टा 3 इज अननोन। बेसिकली तीन इक्वेशंस हैं और तीन अननोन्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज दीज आर नॉन लीनियर इक्वेशंस, इनको फिर हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस की टेक्निक्स हैं उनकी मदद से। फिर हमें गॉस सेडल मेथड की तरफ जाना पड़ता है या न्यूटन रॉप्सन की तरफ। लेकिन ये जो इक्वेशंस यहाँ पे हमने लिखी हैं, ये इस तरीके से लिखी हैं कि हम न्यूटन रॉप्सन मेथड की मदद से इनको हम सॉल्व करें। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले ले, P2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अननोन्स। ठीक है, अननोन्स कौन से हैं, V2 है। ठीक है, V2 है, और अननोन्स क्या है, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 अननोन्स है। उसके लिहाज से V2 के लिहाज से V3 का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज नॉट अननोन, V2 का मैग्नीट्यूड इज अननोन, और V2 का डेल्टा इज अननोन। ठीक है, यहाँ पे जब P3 का जब डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेंगे, इसका डेल्टा 2 के लिहाज से देंगे और डेल्टा 3 के लिहाज से लेंगे, और V2 के मैग्नीट्यूड से इसका डेरिवेटिव लेंगे, और Q2 का डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेंगे। ऑफ कोर्स हमारे पास तीन अननोन्स हैं विच आर V2,
का मैग्नीट्यूड और डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3, ठीक है, उनके लिहाज से इनको फिर हम क्या लेंगे, इनके डेरिवेटिव्स लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा 2 P2 डिवाइड बाय डेल्टा 2 P2 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P2 विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा 2, उसकी इक्वेशन ये है। इसकी इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन हमने प्रीवियस दी है, उसको जब हम 2 इन बसेस के लिए, ये छोटा सा हमारा प्रॉब्लम है, उसके लिए एक्सपेंड करेंगे तो बेसिकली ये इक्वेशन आ जाएगी। P2 डेल्टा 3 के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर P2 V2 के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। P3 का डेल्टा 2 के लिहाज से इक्वेशन डेरिवेटिव लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर डेल्टा 3 P3 को डेल्टा 3 और P3 को डेल्टा 2 के लिहाज से, डेल्टा V2 के लिहाज से, मैग्नीट्यूड के लिहाज से, एंड देन ऑफ कोर्स Q2 के डेरिवेटिव्स लेने हैं अननोन्स के लिहाज से, P2 के डेरिवेटिव्स और P3 के डेरिवेटिव्स लेने हैं अननोन जो वेरिएबल्स उनके लिहाज से, ठीक है। और जब ये डेरिवेटिव्स हम लेंगे और कैसे लेंगे, अब इनिशियल गेस आपने, ऑफ कोर्स आपने क्या करना है, एक इनिशियल गेस यहाँ पे देखें, आपने पहले इनिशियल गेस जो भी है उसके लिहाज से डेरिवेटिव्स लेंगे, ठीक है, और उसको फिर जैकोबियन मैट्रिक्स हम बनाएंगे और उसके बाद फिर हम इंप्रूव करेंगे बेसिकली। तो ये पर यूनिट में हम सारा प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे पावर्स जो गिवन है ये मेगावाट्स में है, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। तो उसमें 100 MVA के बेस पे ये जो वैल्यूज हैं Y11, Y12 और all those things, they have been calculated on the basis of 100 megawatt, 100 MVA। तो इसमें जो पावर्स हैं, स्केजुअल पावर है, उसको भी है फिर हम पर यूनिट पे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू 100 MVA, तो ये पर यूनिट में आ गई बेसिकली। तो ये P स्केजुअल जो 3 है ये हमारे पास 2 आ गया। तो इसमें फिर हम इनिशियल गेस, हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, इसके लिए लेट मी रिपीट इट अगेन। ये जो लोड बस है, इसका वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और इसका फेज एंगल, और इस बस के लिए जनरेटर बस का फेज एंगल, ये वेरिएबल्स हैं। तो गेस क्या लेना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास जो वोल्टेजेस हैं, बसेस की वोल्टेजेस वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती है एक दूसरे से, ठीक है। देखिए ये भी 1.04 है और ये 1.05 है, तो लोड बस का जो इनिशियल गेस है ये आप 1 भी ले सकते हैं, 1.01 ले लें, 1.02 ले लें, 0.99 ले लें, 1 के बिल्कुल करीब ले लें, तो ये हमारे पास एक अच्छा गेस होगा, ठीक है। ये वोल्टेज का हो गया। और डेल्टा का और ये फेज एंगल, दोस फेज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो इनिशियली आप गेस लगा सकते हैं कि दैट फेज एंगल इज इक्वल टू 0 के बराबर है, ठीक है। तो स्टार्ट विथ फेज एंगल को आप जो अननोन फेज एंगल्स हैं वोल्टेजेस के बसेस की, उसको आप 0 के बराबर ले लें, उनके मैग्नीट्यूड को आप 1 के बराबर लें, तो ये हमारे पास इनिशियल गेस हो जाएगा, ठीक है। सो V3 ऑलरेडी हमें पता है, तो V2 को उसने 1 ले लिया और डेल्टा 2 को 0 ले लिया और डेल्टा 3 को उसने 0 ले, इनिशियल गेस है बेसिकली जो अननोन्स हैं, ठीक है। जब ये वैल्यूज हमें पता हो, इनिशियल गेस भी अगर हमें पता हो, तो P0 इनिशियल जो P0 है वो भी हम बेसिकली निकाल सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन में P0 भी हम निकाल सकते हैं और Q0 भी हम निकाल सकते हैं। P स्केजुअल हमें पता है और Q स्केजुअल हमें पता है, और P0 और P20 और P30 और Q20 हम प्रीवियस इक्वेशन में इनिशियल गेस हम पुट करेंगे, तो वहां से हमारे पास डेल्टा P20 और डेल्टा P30 और डेल्टा Q20 हमारे पास आ जाएगा, जो कि बेसिकली हमने इस इक्वेशन में आपने देखा होगा कि इस इक्वेशन को बेसिकली हम सॉल्व करते हैं, दिस इज द जैकोबियन मैट्रिक्स। तो ये बेसिकली दिस वेक्टर दैट विल बी नोन टू अस, ठीक है, बाय दिस एक्टिविटी फ्रॉम हियर, ठीक है। P2 डेल्टा P2 और P3 और Q2 जैकोबियन मैट्रिक्स का जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेक्टर है, ठीक है, जो बेसिक इक्वेशंस हैं, ठीक है, वहां से लेफ्ट हैंड साइड का जो वेक्टर है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। जैकोबियन मैट्रिक्स में डेरिवेटिव्स हैं, ये हमने कैसे निकाले, डेरिवेटिव्स हमने कैसे निकाले, इनकी इक्वेशंस हमने लिखी, इनिशियल गेस यहाँ पे रखें, और एक्चुअल जो वैल्यूज हैं V1 की, Y21 ये ऑलरेडी हमें पता है, उसका Y12 का फेज एंगल भी हमें पता है। इन इक्वेशंस में एक्चुअल वैल्यूज जो कांस्टेंट्स हैं वो भी पुट करें, इनिशियल गेस भी पुट करें,
और उसकी मदद से फिर आप ये जैकोबियन मैट्रिक्स बेसिकली आप निकाल सकते हैं, ये वाली मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स मेरे पास आ जाएगी, ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, जब ये मैट्रिक्स मेरे पास आ गई, सो दिस इज द मैट्रिक्स दैट आई हैव। ठीक है, तो आगे फिर स्टोरी बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ से फिर मैं क्या करूंगा, ये हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स का इसका इन्वर्स ले लें, दूसरी साइड पे भेज दें, तो यहाँ से फिर हमारे पास डेल्टा 2, डेल्टा 3 और डेल्टा V2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 इटरेशन पे जो इनकी वैल्यूज आ जाएंगी वो हमारे पास आ जाएंगी। तो इनिशियल गेस है, उसमें जब ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास फिर नेक्स्ट एस्टिमेट आ जाएगा जो अननोन्स हैं, जो कि हमारे पास ये चीज आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दीज ये जो डेल्टा 2, 3 और V2 का जो नेक्स्ट बेस्ट वैल्यू आई है, उनकी मदद से फिर हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट दीज डेरिवेटिव्स। इन डेरिवेटिव्स को हम कैलकुलेट करेंगे, उन बेस्ट वैल्यूज की मदद से बेसिकली P2, P3 और Q2 को भी हम एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, जब एस्टिमेट करेंगे तो ऑफ कोर्स व्हाट वी गेट इज, वी एक नई हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी, जैकोबियन मैट्रिक्स आ जाएगी, नई डेल्टा P आ जाएगी, उसकी मदद से फिर हम नया जो बेस्ट एस्टिमेट जो है इस इटरेशन के बाद, फर्स्ट इटरेशन पे जो बेस्ट हमारे पास डेल्टा 2, डेल्टा 3 और V2 के मैग्नीट्यूड का जो एस्टिमेट आ जाएगा वो आ जाएगा। बेसिकली इसको इन्वर्स लेंगे, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा 2 1, डेल्टा 3 1 और V2 1 जो है सुपरस्क्रिप्ट, ये चीज आ जाएगी। उसको प्रीवियस गेस के साथ हम ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट बेस्ट एस्टिमेट आ जाएगा जो अननोन्स हैं। फिर हम क्या करेंगे, उसको फिर हम इसी तरीके से फिर हम आगे इस एक्टिविटी को करते रहेंगे। साथ साथ ये जो चीज है इसको भी हम साथ साथ इस कंडीशन को भी हम देखेंगे कि ये कंडीशन जब जहां कहीं ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो उसको फिर वहीं पे स्टॉप कर देंगे। और प्रोबेबली इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो ये कोई 3 इटरेशंस का, हाँ, ये सॉल्यूशन कन्वर्जेस इन 3 इटरेशंस। ठीक है, तो जो मिसमैच है, जो स्केजुअल और जो आपने एस्टिमेट किया है उनके दरमियान जो मिसमैच है, इट इज 2.5 × 10⁻⁴ के बराबर है। ठीक है, तो जबकि प्रीवियस गॉस सेडल की मदद से किया था तो प्रॉब्ली ये कोई 7 या 8 इटरेशंस के बाद जाके कन्वर्ज होता था, लेकिन यहाँ पे ये कोई 3 इटरेशंस के बाद फिर जाके कन्वर्ज हो गया। तो इसका मतलब है कंप्यूटेशनली दिस जो फास्ट है एल्गोरिदम, बहुत फास्ट इसने क्या क्या 3 इटरेशंस के बाद ये जाके कन्वर्ज हो गया। ठीक है, सो वंस वी गेट ऑफ कोर्स जो अननोन्स है वो क्या थे, वोल्टेज बस 2 की वोल्टेज थी और बस 2 का मैग्नीट्यूड था, और बस 3 का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हमें पता है, उसका फेज एंगल बेसिकली हमें पता नहीं था। तो फेज एंगल बस 3 का मैग्नीट्यूड और फेज एंगल, और बस 2 का मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल, ये हमने एस्टिमेट किया, ये दोनों चीजें एस्टिमेट की हैं। और बस 3 के लिए सिर्फ इसका जो फेज एंगल है वो हमने एस्टिमेट किया है। सो व्हेन दीज वोल्टेजेस आर नोन टू अस, Q3 जो है बस 3 का Q हमें पता नहीं है। ठीक है, वंस वी नो द वोल्टेजेस, ठीक है, सो Q3 की मदद से, इस इक्वेशन की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ कोर्स हम Q3 की वैल्यू भी जो बस 3 जितनी रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगी वो भी हम निकाल सकते हैं। उसके अलावा और क्या चीज़ हम निकाल सकते हैं, उसके अलावा हम एस्टिमेट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल जो स्लैग बस है, बिकॉज सारे बसेस की वोल्टेजेस हमें पता है, सारे बसेस की जो फेस एंगल्स हैं वो हमें पता है। तो इसका मतलब है कि हम स्लैग बस के साथ जो जनरेटर कनेक्टेड है वो कितनी रियल पावर सप्लाई करेगा, वो कितनी रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा, वो भी हम निकाल सकते हैं। सो हियर इज व्हाट वी हैव, Q3 रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा, क्या चीज सप्लाई करेगा, इट इज द जनरेटर 3, जनरेटर बस जो है वो जनरेटर दिस मच रिएक्टिव पावर इट विल सप्लाई। स्लैग बस के साथ जो जनरेटर है स्लैग कनेक्टेड है वो इतनी एक्टिव पावर सप्लाई करेगा पर यूनिट में, एंड दिस मच रिएक्टिव पावर इट विल सप्लाई। ठीक है, और लास्ट टाइम आपने देखा होगा, वंस वी नो दिस वोल्टेजेस, सो वी कैन फाइंड I12 भी निकाल सकते हैं, I21 भी निकाल सकते हैं, I13 भी निकाल सकते हैं, I32 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर S जो इस बस में इंजेक्ट हुई है वो भी निकाल सकते हैं। वहां से फिर यहाँ पे जो लाइन लॉसेज हैं, ये प्रोसीजर, जब ये वोल्टेजेस हमें मिल जाए
तो उसके बाद अगले स्टेप की सारी डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। सो उसकी मदद से फिर हम देखते हैं कि जवाब वही वाला है जो प्रीवियसली वी हैड एस्टिमेटेड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो स्लैश लगाया उसने, वर्टिकल लाइन लगाई एरो के ऊपर, ये बेसिकली रिएक्टिव पावर को, रिएक्टिव पावर लिखने की बजाय उसने वर्टिकल एक लाइन लगाई है, इसका मतलब है ये रिएक्टिव पावर है। दिस मच रिएक्टिव पावर दिस स्लैग बस का जनरेटर ये सप्लाई करता है, this much active power it supplies, this much active power it supplies and this much reactive power it supplies, और ये हमारे पास लोड है, और ये this much active power इस बस के थ्रू फ्लो करती है। लेकिन 170 मेगावाट इस बस पे पहुंच जाती है, लेकिन सम पावर इज एब्जॉर्ब्ड इन द बस, जो इसकी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में डेसिपेट हो जाएगी, पावर लॉसेस होंगे। दिस मच पावर, रियल पावर कम्स हियर, but this much real power goes into the load bus. So तकरीबन आप समझ लीजिए कोई 8 या 9 मेगावाट पावर लॉसेस हैं इस बस में। और सिमिलरली reactive power, this much reactive power is injected into this transmission line, इस transmission line में, लेकिन इस transmission line में this much reactive power is absorbed, और रिएक्टिव पावर थ्रू दिस ट्रांसमिशन लाइन इस लोड को जो मिल रही है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू दिस, ठीक है। सिमिलरली इस बस के थ्रू देखें, सारी की सारी जो रियल पावर है जो इस बस को जा रही है, वो इस ट्रांसमिशन लाइन के जरिए नहीं जा रही। इसको देखें 400 है, ठीक है, तकरीबन आप समझ लीजिए 170 मेगावाट यहाँ से मिल रही है, और 200 मेगावाट इस बस से जा रही है, ठीक है। लेकिन इसके भी ऑफ कोर्स इस बस में भी कुछ पावर लॉसेस हैं, और कुछ एक्टिव पावर जो है इस बस को मिल रही है थ्रू दिस पाथ, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन 1-3 और 3-2 के थ्रू रियल पावर का फ्लो हो रहा है। लेकिन इन बसेस में भी जो रियल पावर और रिएक्टिव पावर के लॉसेस हैं वो भी यहाँ पे गिवन है। इस ट्रांसमिशन लाइन में 2-3 ट्रांसमिशन लाइन में 0.183 मेगावाट रियल पावर का लॉस है, और 0.548 मेगावाट रिएक्टिव पावर का लॉस है, एब्जॉर्ब होती है यहाँ पे इंडक्टेंस में। एंड दिस मच रियल पावर, ठीक है, इस बस में आती है, और यहाँ से इस बस से फिर ट्रेवल करती है और लोड की तरफ जाती है। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट फास्ट डिकपल मेथड, और उसके बाद इस चैप्टर को हम कंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Any question, please?